अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर में हम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बिल्डिंग ब्लॉक की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है अवेलेबिलिटी, ठीक है, इस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपके कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली ही मैं इसको करवा रहा हूँ। आपके वन बाय वन टॉपिक जो है अवेलेबिलिटी कंसेप्ट क्या है, कैलकुलेशन हम किस तरह से अवेलेबिलिटी की करते हैं, और हम इसकी कुछ कैलकुलेशन एग्जांपल्स जो हैं वो साथ में देख रहे होंगे। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है सेकेंड वीक का। तो स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर जो है वो हम बेसिकली कुछ जो अवेलेबिलिटी के बेसिक मेजर्स हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको हम स्टैंडर्ड अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आपने जो एक कंप्लीट मॉडल था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको ही आपने पिक्चर विजुअलाइजेशन देखी थी कंप्लीट। आपके पास है कोई, अगर आपने कोई भी एक आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्टली आपके सबसे टॉप लेवल की फंक्शनल मैनेजमेंट में जितने भी जो बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को मैनेज जो कर रही होती है वो फंक्शनल मैनेजमेंट होती है। फिर उसके बाद आपने उसी बिजनेस प्रोसेस और जो स्ट्रेटजीज होती हैं उस बिजनेस की, या जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बेहतर तौर पर यूटिलाइज करने के लिए, दूसरों को जो है फैसिलिटेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपने कुछ एप्लीकेशंस डेवलप की होती हैं, ठीक है। जितने भी हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके पैकेजेस सॉफ्टवेयर हैं या फिर आपके कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो हम इंस्टॉल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि हम उन एप्लीकेशंस प्रोग्राम के ज़रिए जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है जो किसी बिजनेस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है उसको फिर हम रन कर सकें। इसकी मैनेजमेंट एप्लीकेशन मैनेजमेंट होती है। फिर नेक्स्ट, जो एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी होती है उसका हर एक एप्लीकेशन का एक प्लेटफॉर्म होता है। मीन के आपके पास अगर एक बिजनेस जो फर्म है वो अगर बैंक है तो उसका एप्लीकेशन रन होने के लिए आपको एटीएम जो है वो रिक्वायर्ड हो, मशीन रिक्वायर्ड होगी आपको। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं, डाटा सेंटर हमारे बैंक के मौजूद होंगे। इस तरह से अगर कॉलेज का अगर आपके पास यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन है तो उसका एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म क्या होगा कि वहाँ उसके लिए आपको एक सर्वर रिक्वायर्ड होगा जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, जो कि जो जितने भी जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, उनको वो फैसिलिटेट करें। तो इसकी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट होती है। ये आपके स्टूडेंट जो कोर्स है जिसमें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही होती है उसमें ये कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के अकॉर्डिंगली जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं हमारे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के, वो है एंड यूजर डिवाइसेस। हमने पढ़नी है डिटेल में कौन कौन सी डिवाइसेस हम, हमारे जो एंड यूजर्स हैं वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं कौन कौन सी टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर में किस किस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, इनकी यूजिबिलिटी, इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे। इस तरह से जो कंप्यूट है, मीन की आपके प्रोसेसर्स हैं उनके बारे में, जो वर्चुअल जो आपके पास सिस्टम स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टोरेज जो है, तो देखिए मेजर कंपोनेंट यही होते हैं ना, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपने बनाना है, उसमें पास एंड यूजर डिवाइसेस होंगे, आपके पास वहाँ पर कंप्यूटर्स होंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जहाँ पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा। आपके पास डाटा को स्टोर करने के लिए, आपको डाटा को कंप्यूट करने के लिए प्रोसेसर जो है वो यूज़ करें, वो प्रोसेसर डिफरेंट फैमिलीज़ के या उनकी जो आपके पास टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो एक सिस्टम डेवलप किया होता है। तो जो स्टोरेज आपने करनी है, डाटा सेंटर्स बनाने हैं, ठीक है, जो नेटवर्किंग आपने करनी है, डाटा सेंटर्स हैं, ये मेजर कंपोनेंट हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हर हर एक कंपोनेंट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। और एक्चुअली हमारा ये जो इनसे कंसर्न नहीं है, ये जो ऊपर जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो प्रोसेस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म क्या, इनसे कंसर्न नहीं। हमारा जो इस कोर्स में कंसर्न है वो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही बनते हैं, ठीक है। ये 6 जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ना है। और ये इन 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स की हमने क्या चीज़ें जो है वो इनको देखना होगा। वो ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये देखिए, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट।
मीन कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखनी है, तो उसके लिए भी आपके पास कोई हार्डवेयर मौजूद होगा, उसके लिए आपको विंडोज़ या फिर लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन जो अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उससे मुराद ये है कि आपने उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखनी है कि अवेलेबिलिटी को आप किस तरह से इन्हेंस करते हैं, अवेलेबिलिटी की मैयर आप कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस आपने अपने सिस्टम की, इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैसे बेहतर बनानी है, सिक्योरिटी को आप कैसे मेंटेन करते हैं। इससे आपकी जो सिस्टम है उसकी जो आपके कहने की फंक्शनैलिटी है वो भी इसी से इन्फ्लुएंस कर रही होती है। जब आप सिक्योरिटी को मैयर को देख रहे होते हैं, जब आप परफॉर्मेंस मैयर को देख रहे होते हैं, जब आप अवेलेबिलिटी मैयर्स को, तो हमने इन सभी जो आपके डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं 6, इनकी इन 3 जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्टली हम जो है पहले ये इनके कॉन्सेप्ट गेन करते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के मेजर्स क्या हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली जो आपका ये हाईलाइट भी है कि हमने अवेलेबिलिटी को स्टडी करना है। तो आपकी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डेवलप करते हैं उसमें जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी है उसको इस बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं इसमें हम किस तरह से जो है वो उसकी मैथमेटिकल जो आपके पास मेथड्स हैं, फार्मूलाज वगैरह हैं, वो कौन कौन से जिनके ज़रिए हम ये नॉन फंक्शन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। तो एवरी वन एक्सपेक्ट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम, कि हमारे पास जितनी भी ये जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं ये सारी की सारी ऑल द टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। अवेलेबल हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास मौजूद हो, एंड यूज़र डिवाइसेस भी हमारे पास पड़ी हो, हमारे पास जो प्रोसेसर है वो भी रनिंग फॉर्म में मौजूद हो, स्टोरेज हमारे पास हो, नेटवर्किंग हो, डाटा सेंटर्स हो, देन ही आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबिलिटी जो है सबसे मेन मैयर है, ठीक है, मेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो आ 100% गारंटीड अवेलेबिलिटी ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉसिबल। आप 100% कह सकते हैं कि भी मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दूंगा बना के आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो 100% अवेलेबल होगा? नो। क्योंकि लाजमी तौर पर इसमें टू सम एक्सटेंट जो है अनसर्टेनिटी मौजूद है। इनमें जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उनमें जो है कहीं ना कहीं पर आपके पास जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो इनमें फॉल्ट आ सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो इसमें जो है वो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, इसमें किसी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ना कोई खराबी आ सकती है। तो इसका मतलब है कि 100% अवेलेबिलिटी तो मौजूद नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि हम कैसे जो है वो अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाते हैं। तो कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी, अगर आपने अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, इवन दैट के जो अवेलेबिलिटी है इस ये आपकी जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको अगर आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है तो वो किस बेस पे कर रहे होंगे, वो आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है, ठीक है, एक्सपीरियंस जो नॉलेज जो होगा, जो क्या ये आपके पास लेट्स सपोज के आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है आपकी, कि आप कोई भी अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है तो लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना इस टाइप का जो है हमारा बिजनेस है, हमें उसको कंप्यूटराइज बनाना है, तो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम आपने जो बना के देना है, तो जी उसका हमें एस्टिमेट बताएं कि उसमें जितने भी जो आपके पास ये कंपोनेंट्स हैं उसको आप किस तरह से हमें जो है वो इंश्योर करवाते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। आपने ही सारा सेटअप बनाना है, तो उसकी अवेलेबिलिटी की कैलकुलेशन किस बेस पे की जाती है? तो अवेलेबिलिटी कैन नैदर बी कैलकुलेटेड नॉर गारंटीड अपफ्रंट, कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते अवेलेबिलिटी को जो है। तो इसकी कैलकुलेशन के फिर क्या मेथड्स होंगे? इट कैन ओनली बी रिपोर्टेड ऑन आफ्टरवर्ड, यानी कि आप पहले से नहीं बता सकते, आप फ्रंट का मतलब है कि आप पहले से गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जब आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में कि मैन सिस्टम हैज़ रन फॉर सम ईयर्स, आपका सिस्टम जो है कुछ ईयर्स रन करता है ना, देन आप उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं। लेकिन आप पहले से नहीं कह सकते कि मैं जो है जो सिस्टम डेवलप करके दूंगा वो इतने परसेंट जो 100% जो है वो अवेलेबल रहेगा, हर टाइम जो है अवेलेबल रहेगा। अक्सर आपने देखा कि हमारी बैंक की जो बैंक का जो सिस्टम है कितना जो है वो आप देखें कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी काफ़ी इन्हेंस हो चुकी हुई है, लेकिन अभी भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप एटीएम यूज़ करने जाते हैं तो वो सिस्टम डाउन आ रहा होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? अगर आप में से किसी ने भी एटीएम या बैंक का जो है वो सिस्टम देखा तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर जो है वो सिस्टम फेलियर या सिस्टम डाउन की ऑप्शन मौजूद होती है। तो इसी तरह से
और भी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके जो एप्लीकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें उनकी अवेलेबिलिटी जो है 100% इंश्योर नहीं होती। तो ओवर द ईयर्स मच नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज गेन्ड ऑन हाउ टू डिज़ाइन हाई लेवल सिस्टम। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ ईयर्स जो हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को रन करते हैं, देन जो है अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है आप उसको रिमूव करते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। उससे फिर आप जो उसकी अवेलेबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर करते हैं और इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो हम आप यूज़र को सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेगा, और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 24 आवर्स या जितना भी जो टाइम लिमिट एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टाइम शेड्यूल किया उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो हमारे जो सिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी के जो है वो क्या काजेज़ हैं, उसमें सबसे पहले फेल ओवर है, ठीक है। रिडंडेंसी है कि आपका डाटा जो है रिडंडेंस अगर पड़ा हुआ है, तो रिडंडेंसी से मुराद ये है कि सेम ही डाटा का आपने कॉपी जो है एक मल्टीपल जो है कंप्यूटर में सेव की हुई है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है, ये भी इफेक्ट कर रही होती हैं आपकी अवेलेबिलिटी को। फिर अवॉइडिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, आपने जो है वो अगर ऐसा काम नहीं करना कि अपना जो एक जो डाटाबेस सर्वर है उसको आपने एक ही उसकी जो सर्विसेज हैं वो एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल की हैं, उसको मल्टीपल कंप्यूटर पे इंस्टॉल रखें। अगर एक आपका डाउन भी हो जाता है तो बाकी जो सर्वर्स हैं वो यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हो। तो अवॉइडिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से मुराद ये है, यही है कि आपने अपने जो सर्विसेज हैं वो किसी एक सिस्टम पर जो है वो नहीं रखनी, बल्कि उसको एक से ज़्यादा जो सिस्टम्स होते हैं उस पर इंस्टॉल करें ताकि वो वन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मौजूद ना हो, ठीक है। फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम मैनेजमेंट को। अगर आपकी अगर आपने बेहतर तौर पर सिस्टम मैनेजमेंट की हुई है तो भी उससे आपका जो सिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर होती है। मीन कि वो सिस्टम आपका जो अगर आपने अपनी मैनेजमेंट बेहतर होगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर अवेलेबिलिटी भी सर्विसेज की बेहतर होगी। अगर यूनिवर्सिटी है एक उसकी मैनेजमेंट बेहतर है तो जितनी भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट की जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो टीचर्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सारी की सारी फिर एफिशिएंट होगी, अवेलेबल होगी। तो कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ अप टाइम इन अ गिवन टाइम पीरियड। हम ना देखेंगे कि हमने अगर अवेलेबिलिटी बतानी है ना तो बताते हैं, हम परसेंटेज में बताते हैं कि 99% अवेलेबिलिटी है इस कंपोनेंट की। हम जो नेटवर्क अप्लाई कर रहे होंगे उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इतने परसेंट है। तो जितनी भी जो अवेलेबिलिटीज होती हैं उनको स्टूडेंट हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपने पर ईयर जो है वो लेट्स सपोज के एक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपने एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो आपने एक बिजनेस फर्म के लिए बनाया, तो उसकी आपने अवेलेबिलिटी को आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि ये जो अवेलेबिलिटी है आप थ्रू ईयर चेक करते हैं कि मैंने जो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो उसमें डाउन तो नहीं आया, ठीक है। और आपने जो है अगर उसमें जो आपने डाटा सेंटर्स जो हैं बनाए हैं उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कितने परसेंट जो है इंश्योर रही है डाटा को स्टोर करवाने के लिए, डाटा को रिट्रीव उसकी मैनिपुलेशन करने के लिए। तो हम जो डाउन टाइम जो होता है एक्सप्रेस करते हैं उसको अवेलेबिलिटी में। तो डाउन टाइम पर ईयर जो हैं, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी 99.8% है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो डाउन टाइम पर ईयर है, मीन के अगर वो डाउन सिस्टम हुआ है पर ईयर तो वो 17.5 आवर्स हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन किस बेस पे की गई है, ये आपके ऑलरेडी जो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम जो आप बनाते हैं उसके थ्योरेटिकल जब आप स्टडी करते हैं काफ़ी इयर्स जो हैं वो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे ही ये एस्टिमेशन निकाली गई कि एवरेज जो है वो डाउन पर ईयर जो है अगर आपके पास एक सिस्टम की 99.8% अवेलेबिलिटी है 17.5 ईयर्स होती है। डाउन टाइम पर मंथ जो है वो 86.2 मिनट्स होती है। डाउन टाइम पर वीक जो है 20.2 मिनट्स, यानी कि पूरे वीक के अंदर जो है लेट्स सपोज कि अगर डाटा सेंटर उसकी परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी 99.8 है तो व्हाट डज इट मीन कि उसका डाउन टाइम जो है पर वीक उसका 20.2 मिनट्स पॉसिबल है, ठीक है। डाउन डाउन टाइम से मुराद ये है कि उस टाइम में वो सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, उसे हम डाउन टाइम का नाम देते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से है कि 99.9% अगर आपने कहा कि मेरे सिस्टम का ये कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी है, थ्री नाइन्स है, इसे हम थ्री नाइन्स भी पढ़ते हैं, 99.9 थ्री नाइन्स, तो इसका डाउन टाइम जो है पर ईयर 8.8 आवर्स है और 43.2 है और 10.1 है। ये कैलकुलेशन किस पे है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया
उस बेस पे स्टूडेंट ये एक स्टैंडर्डाइज जो है वो डाउन टाइम पर मैथ से है वो कंप्यूटेशन जो है वो की गई कि इस तरह से एक्चुअली ये वेरी करती है आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं उस पर भी, ठीक है। तो 99.99 का मतलब है 49, इस लिहाज से उसके मिनट्स और उसके टाइम की अवेलेबिलिटी जो है वो मैंशनड है। इस तरह से 99.999 यानी कि जैसे आपके पास 5 9 ये टोटल हो जाएंगे, तो उससे आपके पास पर ईयर, पर मंथ और पर वीक जो है वो डाउन टाइम जो है वो मेंशन होता है। तो ये आप जब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं तो आप उसको एक ये मेंशन भी कर सकते हैं कि मेरे पास ये जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है, जो मीन कि मैं जो डाटा सेंटर बनाऊंगा, जो नेटवर्क बनाऊंगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, उसकी अवेलेबिलिटी जो है मैं इतने परसेंट प्रोवाइड करूंगा, मीन के पर ईयर जो है इतना डाउन टाइम पॉसिबल है। मे बी वो डाउन ना हो लेकिन इतने परसेंट चांसेस मौजूद है, प्रोबेबिलिटी है कि इतने परसेंट जो है उसमें डाउन टाइम आ सकता है। तो कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी जो है इसके लिए हम डिफरेंट आगे मेथड्स जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो टिपिकल रिक्वायरमेंट यूज्ड इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट टुडे आर 99.8, यानी कि टिपिकल यही हम यूज करते हैं 99.8 जो एक स्टैंडर्ड और 99.9 अवेलेबिलिटी पर मंथ फॉर अ फुल आईटी सिस्टम, ठीक है। पर मंथ के लिहाज से हम यूज कर रहे थे कि 99.9% हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी मच हायर, तो जितनी अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी हायर होगी उतना ही सिस्टम जो है वो मोर रिलायबल से हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो उतना ही यूज़र को फैसिलिटेट कर रहा होगा, अपनी सर्विसेज जो हैं वो बेहतर तौर पर प्रोवाइड कर रहा होगा। तो टिपिकली इन द रेंज ऑफ 99.99 और हायर। तो जो ये जो आपके पास 99.999 अप टू टाइम है इज आल्सो नोन एज द कैरियर ग्रेड अवेलेबिलिटी, यानी कि ये तो आप कहने के जो है वो अप्रोक्सीमेटली 100% है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक आपके पास हाई अवेलेबिलिटी है, जो कि हम हमारे लिए ये जो रियल टाइम जितने भी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ये फिजिकली अगर हम देखे जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें फॉल्ट जो है या एरर मौजूद है। तो फॉर वन कंपोनेंट हायर अवेलेबिलिटी लेवल्स फॉर अ कंप्लीट सिस्टम आर वेरी अनकॉमन, यानी कि अनकॉमन है कि आप कहें कि हाई लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी मोस्टली जो हमारी हम बताते हैं देते हैं वो 99.8। तो 99.8 भी एक वेल एग्रीमेंट है आपकी अवेलेबिलिटी की इंश्योरेंस का। तो एज दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीच, तो मैंने कहा इम्पॉसिबल है, अगर आप बहुत आप कहते हैं कि 99.999% मैं आपको नेटवर्क प्रोवाइड करके दूंगा। अक्सर हम घरों में इंटरनेट लगवाते हैं तो वो कनेक्शन जो है वो आपने देखा होगा कि क्या नाइट थ्रू ईयर जो है ये आपको 100% जो है वो कभी भी नेट में कभी भी कोई इशू नहीं आया। आप ही बताएं, आपने घरों में अगर इंटरनेट लगवाया है तो कैसा हुआ है कि आपको थ्रू ईयर जो है कभी कोई प्रॉब्लम ना आया हो? जी स्टूडेंट, आप आप एक लैपटॉप है, इवन दैट का लैपटॉप आपके पास लैपटॉप में आप जो है विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी एक टाइम लिमिट है। उसके बाद वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसका जो है वो उस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है। तो एक्चुअली आपके जितने भी जो कंपोनेंट होते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के उनकी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, उसी में वो उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है। तो कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी, it is a good practice to agree on a maximum frequency of unavailability। क्या अब ये देखिए स्टूडेंट, ये आपने स्टैंडर्डाइज टेबल्स को अपने माइंड में रखना है कि अनअवेलेबिलिटी पर मिनट्स यानी कि 0 से लेकर 5 मिनट्स जो है, तो नंबर ऑफ इवेंट पर ईयर ये लेस देन 35 होती है। ये फ्रीक्वेंसीज बताई गई हैं कितने टाइम्स मिनट्स में अगर हम देखें तो 0 to 5 मिनट्स यानी कि ये सिस्टम की अनअवेलेबिलिटी मौजूद हो सकती है। 5 to 10 मिनट्स जो है वो अनअवेलेबिलिटी मौजूद हो सकती है। जी, तो यहाँ पर आपके पास है स्टूडेंट की जो टेबल है ये एक्चुअली पर मिनट अनअवेलेबिलिटी जो है वो मेंशन की जा रही है कि आपके पास इतनी है, और नंबर ऑफ इवेंट पर ईयर जो है वो अगर आपके पास अनअवेलेबिलिटी पर मिनट जो है वो ग्रेटर देन 30 है, इसका मतलब है कि वो लेस देन 1 होगी। अगर 20 से 30 की रेंज में है लेस देन इक्वल टू 2 होगी, 10 to 20 है लेस देन इक्वल टू 5 होगी, 5 to 10 है तो लेस देन इक्वल टू 10 होगी। तो ये अनअवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी जो है उसको मेंशन किया गया टेबल्स में। तो ये जो जितने भी जो नंबर्स फाइंड किए गए हैं ये स्टूडेंट किस बेस पे किए गए, ये आपके प्रीवियस जो आप ईयर आपके जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनमें जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बिल्ड किया होता है, डेवलप किया होता है, उसकी जो है परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी और जो सिक्योरिटी है इसको हम
जो है वो पर ईयर या फिर 5 ईयर के बाद जो है वो उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस बेस पे ये जो है वो नंबर्स निकाले गए। तो ये कुछ मैयर हैं आपकी अवेलेबिलिटी के। एक फर्स्ट जो है वो MTBF है और सेकंड जो है MTTR है। ये स्टूडेंट इनको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ये मैयर्स क्या हैं और इसको हम किस तरह से कंप्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट जो मैयर है जिसे हम नाम देते हैं MTBF, स्टैंड फॉर मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कि आपने फेलियर्स का मीन टाइम कंप्यूट करना है। तो मीन टाइम से क्या मुराद है? मीन किसे हम कहते हैं? एवरेज को। तो स्टूडेंट आप में से मुझे बताइएगा कि व्हाट डज इट मीन अ मीन, कोई एग्जांपल देगा? मीन एवरेज से क्या मुराद है? एक जर्नल जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी उसमें आपने मीन के बारे में पढ़ा होगा। तो व्हाट डज इट मीन अ मीन? ये एवरेज जो है ये इसे हम क्या हाँ, जी जी जितने नंबर होते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट को उनके सम अप करके उनके जो भी वैल्यूज होंगी और उनको नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ डिवाइड करते हैं। मीन के जो आपके डाटा पॉइंट्स होते हैं उन सबको आप ऐड करके नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स पर डिवाइड कर दें तो वो मीन। तो मीन वैल्यू एक्चुअली स्टूडेंट आपके पास ना एवरेज या दरमियानी वाली जिसे हम कहते हैं वो आपको प्रोवाइड हो रही होती है। कि अगर आपके पास एक जो डाटा है, आपके पास जो नंबर हैं, अगर हम कहते हैं कि क्लास की जो एवरेज जो है वो नंबर वो 30 में से 20 है, तो क्लास का मतलब है कि ऑलमोस्ट इसके राउंड करीब करीब जो है वो स्टूडेंट के नंबर हैं। कुछ नंबर स्टूडेंट के नंबर 20 से प्लस होंगे, कुछ के नंबर 20 से थोड़े से लेस होंगे। तो जितना मीन अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा आपके जो डाटा है उसको बेहतर कंसिडर किया जाता है। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर ये आपने कंप्यूट करना है, तो विच इज़ द एवरेज टाइम दैट पासिस बिटवीन फेलियर। ठीक है, यानी कि जब आपका सिस्टम फेल हो जाता है तो कितनी देर तक ये फेल हुआ है सिस्टम, आपका नेटवर्क फेल हो गया, तो पूरे ईयर में नेटवर्क कितनी देर तक फेल हुआ था? पहले दिन कितना फेल हुआ, उसके बाद लेट्स सपोज 1-2 महीने के बाद फेल हुआ है, 3 दफ़ा फेल हुआ है, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा भी अगर फेल हुआ है, तो 10 दफ़ा जितनी देर फेल हुआ है उस टाइम को हम डिवाइड करेंगे 10 पे, तो उससे आपके पास मीन टाइम बिटवीन फेलियर आ जाएगा। इस तरह से मीन टाइम टू रिपेयर, आज जब आप फेल आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम डाउन हो गया, तो आपने उसको रिपेयर करने के लिए कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड हुआ था उसका भी मीन आपने कंप्यूट करना है। तो ये बेसिक 2 मेजर्स हैं जो कि आपकी अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द टाइम इट टेक्स टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर। तो ये देखें कि आपके पास MTBF, ठीक है, और MT मेन टाइम बिटवीन फेलियर और मेन टाइम बिटवीन फेलियर जो है, तो अगर आपके पास फेलियर अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो आपने अगर आपका सिस्टम फेल हो तो उसको रिकवर करने के लिए, फिक्स करने के लिए कितना टाइम जो है वो आपको रिक्वायर्ड हुआ था। तो फेल जब आपके पास हुआ उससे फिक्स करने के लिए उस टाइम पर आपके पास अनअवेलेबिलिटी होगी। मीन ज़ाहिर सी बात है, अगर एक सिस्टम फेल हो गया, डाउन हो गया, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करने के लिए भी कुछ आपने टाइम कंज्यूम किया है, तो उस टोटल टाइम को हम नाम देंगे वो हमारा अनअवेलेबिलिटी का टाइम है। तो MTBF और MTTR से मुराद ये है मेन टाइम टू रिकवर। तो इन दोनों को हमें कंप्यूट किस तरह से करना है? सम कंपोनेंट्स हैव हायर MTBF देन अदर्स, सम टिपिकल MTBF आर गिवन। अब ये देखें, ये ना ये स्टडी की गई है कि आपके पास जो हार्ड डिस्क होती हैं, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी जो है उसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है उसको कंप्यूट किया गया है। कि जो हार्ड डिस्क होती है इसकी ऑलमोस्ट जो 7,50,000 आवर्स होते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर के। और जो पावर सप्लाई होता है इसके 1 लाख होता है, फ़ैन के आपके पास 1 लाख है, ईथरनेट नेटवर्क स्विच है इसके आपके पास 3,50,000 आवर्स हैं। रैम जो है ये आपके पास 1 करोड़ जो है वो ये आपके पास 10 लाख जो है 10 लाख जो हैं वो आपके पास MTBF ओर्स हैं। तो ये स्टूडेंट है, ये कुछ अब देखें इनसे आपके पास साइड आपको एक रफली आइडिया रहता है कि हमारे पास जो ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर हमारे यही कंपोनेंट हमारे यूज़ हो रहे होंगे तो उससे हम MTBF ओर्स जो है हम कंप्यूट इस तरह से MTR कैन बी केप्ट लो। MTR मीन टाइम टू रिकवर कैन बी केप्ट लो। इसको हम कैसे काम कर सकते हैं? हैविंग अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर। तो अब देखें, अगर तो जब आप एक सॉफ्टवेयर बना के देते हैं अपने किसी भी कस्टमर को, तो आप एक
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया है कि मीन अगर लेट्स सपोज़ कि मैंने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसमें मैं जो अगर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं उस कंपनी से मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर कहीं पर भी ये जो नेटवर्क है, इसकी सर्विस डाउन होती है, तो मैं उसको रिपेयर करूँगा, ठीक है? और टाइमली जो है मैं उसको रिपेयर करके दूँगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो उससे आपके पास मीन टाइम टू रिकवर जो है वो काफ़ी लो हो जाता है, यानी उसको कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी किसी भी स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ सप्लायर्स के साथ, तो अगर वो लेट्स सपोज़ कि सब नेटवर्क फ़ेल हो गया, तो आप ढूँढते फिरेंगे मैं जो है वो किसी पर्सन को लेके आऊँ या किसी फर्म को कि वो आके इसको ठीक करे, तो वो काफ़ी टाइम कंज़्यूम हो जाएगा। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है किसी को कि अगर लेट्स सपोज़ यहाँ मेरा ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक अगर अनअवेलेबल होता है, तो आपने इसको फ़ौरी से जो है वो इसकी सर्विस को रिपेयर करना है। तो उससे स्टूडेंट आपका जो मीन टाइम टू रिकवर है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो हैविंग स्पेयर पार्ट्स ऑन साइट क इसके अलावा आपने आपने जो है वो स्पेयर पार्ट्स अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट है उसके लिए बैकअप के तौर पर रखने हैं। मीन कि अगर आपके पास और आपके पास लेट्स सपोज के जो डाटा सेंटर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो आपने एक से ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर्स बैकएंड पे रखने के, अगर एक सिस्टम जो है कंप्यूटर जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाते हैं, तो आप उसको रिप्लेस फौरी तौर पर जो है वो रिप्लेस कर सकें। थर्ड, ऑटोमेटेड रिडंडेंसी एंड फेल ओवर, कि आपने जो है वो फ़ौरी तौर पर अगर आपके पास एक सिस्टम जो है अनअवेलेबल होता है, तो फ़ौरी तौर पर उसको फ़ेल ओवर का जो है और रिडंडेंसी के लिए ऑटोमेशन किया हो कि आपके पास आपने ना लेट्स सपोज़ के 3 सर्वर्स जो हैं वो अटैच किए हुए हैं। एक सर्वर जो है वर्किंग पोज़ीशन में, बाकी 2 सर्वर अभी यूज़ नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही वो वर्किंग पोज़ीशन वाला सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, तो बाकी सर्वर जो है वो एक्टिव हो जाए। जिसे हम फेल ओवर का नाम देते हैं कि अगर आप एक फेल हो जाता है, तो फ़ौरी तौर पर जो है ऑटोमैटिक जो है वो एक्टिवेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? मीन टाइम टू रिकवर को लो करने के लिए ये आपके पास बेसिक जो हैं वो की पॉइंट्स हैं। तो एमटीटीआर, स्टेप टू कंप्लीट रिपेयर। तो जब आप रिपेयर करते हैं तो उसके स्टेप्स कौन से हैं? कंप्लीट रिपेयर के स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट क्या करना है? अब देखें, सबसे पहले तो आपने जो फॉल्ट है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए हमारे पास। तो नोटिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट टाइम बिफोर सीइंग एन अलार्म मैसेज, कि आपको अलार्म मैसेज जो है वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाए कि मेरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के इस कंपोनेंट में ये मसला बन गया है। तो कंपोनेंट आपको पता है कि एक एंड यूजर डिवाइसेस हैं, नेटवर्क कंपोनेंट है इसका, एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपके पास डाटा सेंटर है। उसमें किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई फॉल्ट बनता है, उसका एक नोटिफिकेशन मैसेज जो है वो जनरेट होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग द अलार्म, कि जब अलार्म आपके पास आ जाता है तो फिर उसकी प्रोसेसिंग आपने करनी है, ठीक है? कि आपने देखना है कि ये एक्चुअली किस मेरे कंपोनेंट में एरर जो है वो जनरेट हुआ है। फिर फाइंड द रूट कॉज़ ऑफ द एरर। फिर आपने एक तो आपको पता चल पहले फर्स्टली आपने ये देखना है कि मेरा किस प्रोसेसिंग ऑफ अलार्म से मुराद ये है कि जब आपको नोटिफिकेशन आई कि मेरे पास लेट्स सपोज़ कि नेटवर्क जो आपने बनाया उसमें जो आपने राउटर यूज़ किया है उसमें एरर आ वो फेल हो गया है, वो उसमें फॉल्ट आ गया है। तो आपने फिर उस फॉल्ट की काज़ क्या है उसको डिटरमाइन करना होता है। फाइंडिंग द रूट कॉज़ ऑफ द एरर। जब आपको काज़ मिल जाएगी, लुकिंग अप रिपेयर इन्फॉर्मेशन। फिर आपने उस एरर को रिमूव करने के लिए जो आपका रिपेयर की इन्फॉर्मेशन है, उसको आपने एक दफ़ा देखना है कि मैंने इस